क्या देख रहे थे? हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन, सूर, एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, तो इसमें हमने पहला देखा था क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने 4 मिनिस्ट्रीज देखी थी। क्या देखी थी? 4 इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज देखी थी और 3 मिनिस्ट्रीज हमने अलग से देखी थी, यानी 3 मिनिस्ट्रीज अदर देखी थी। ठीक, जिसमें पहली थी दीवाने विजारत यानी कि वजीर, उसके बाद देखा था दीवाने अरीज यानी कि आरिजे मामलिक, आर्मी का इंचार्ज। तीसरा देखा था दीवाने रसालत यानी कि फॉरेन अफेयर्स, और फिर चौथा देखा था दीवाने इंसा, कम्युनिकेशन मिनिस्टर। और 3 जो अलग अदर थे वो क्या थे? दीवाने काजा यानी कि काजी वाला, जस्टिस के लिए, दीवाने बरीद इंटेलिजेंस के लिए, और दीवाने समन यानी कि रॉयल हाउसेस के इंचार्ज के रूप में। ये था। और सेकंड पार्ट में हमने देखा था प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या हाँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में यहाँ पर प्रोविंस का मतलब हम समझ रहे हैं सरकार के रूप में। जैसा मैंने आपको बताया कि अर्लियर जो अंपायर हुआ करते थे वो अपने अंपायर को क्या करते थे? बड़े बड़े डिवीजन्स में डिवाइड करते थे। तो ये क्या हो गए? प्रोविंस 1, प्रोविंस 2, प्रोविंस 3, प्रोविंस 4, प्रोविंस 5। पर शेर शाह ने, किसने? शेर शाह ने क्या किया? अपने एम्पायर को कैसे डिवाइड कर दिया? 47 छोटे छोटे पार्ट्स बना दिया। लेकिन किसी भी पार्ट की यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। ये जैसे जैसे जीतता गया वैसे वैसे उनको बनाता चला गया, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। ऐसे करके इसने कितने पार्ट बना दिए? पूरे के पूरे 47 पार्ट्स बना दिए अपने एम्पायर के। ठीक है, इस तरह से इसने, अब इसको आप खुद समझ सकते हो देख के कि अगर आप अर्लियर से कंपेयर करो और अभी कंपेयर करो तो ये साइज और ये साइज, यानी कि बहुत छोटे छोटे प्रोविंस। तो इसको हम लोग प्रोविंस न कह के जो शेर शाह सूरी ने नाम दिया था वो क्या नाम दिया था? सरकार। क्या नाम दिया था? सरकार। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद अर्लियर जो पहले शेर शाह सूरी से पहले जितने भी डायनेस्टीज थी या अंपायर थे या सल्तनत थी, उन्होंने सेंट्रल के बाद प्रोविंसेज बनाए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उसी प्रोविंशियल के साथ हम यहाँ क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। तो इस वजह से हमने क्या लिखा? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और वो प्रोविंस के साइज इतने छोटे हैं कि उसको अगर हम देखें तो वो डिस्ट्रिक्ट के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, थोड़े से डिस्ट्रिक्ट से बड़े हो सकते हैं। तो इसमें हमने अब इसको या तो सरकार गवर्नमेंट कहिए, क्या कहा जाए? सरकार गवर्नमेंट। लेकिन अभी तक हम क्या समझते आए हैं? अभी तक तो हम समझते हैं कि सेंटर के बाद प्रोविंस होता है। तो इस वजह से यहां पर हम प्रोविंस को प्रोविंशियल गवर्नमेंट मान रहे हैं। तो प्रोविंस के बाद जस्ट, यानी कि अगर मैं अर्लियर की बात करूं तो अर्लियर में सेंट्रल पर कौन है? किंग है। सेंटर में कौन है? किंग। और प्रोविंस में होते थे गवर्नर, यही होते थे ना। अब तो गवर्नर डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करते थे? किंग को रिपोर्ट करते थे, या सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर को रिपोर्ट करते थे, जो फ्यूडल लॉर्ड थे एक तरह से समझ जाए, या नोबेल्स कह लीजिए उनको, दिल्ली सल्तनत के टाइम पर उनको नोबेल कह लीजिए। ठीक है। तो और इंग्लिश में
क्या कहा जाएगा, गवर्नर्स कहा जाएगा। तो यहाँ पर इसने भी वही काम किया, लेकिन इसने क्या किया, इसने बहुत छोटे छोटे लेवल के बना दिए। क्यों? क्योंकि अक्सर इसने ये देखा कि ये जितने भी प्रोविंशियल गवर्नर्स होते थे या चीफ्स होते थे या फ्यूडल्स होते थे या नोबल्स होते थे, सब एक ही है। चाहे तो उनको गवर्नर कहिए, चाहे तो उनको फ्यूडल लॉर्ड्स कहिए, चाहे तो उनको नोबल्स कहिए, सब का मीनिंग एक ही है। तो ये क्या होते थे, जब सेंटर वीक पड़ता था या क्या करते थे, आपस में मिलकर ही सेंट्रल को क्या करते थे, चैलेंज कर देते थे। क्यों? क्योंकि इनके पास आर्मी होती थी, इनकी पूरी की पूरी क्या होती थी, अपना दरबार होता था, अपनी आर्मी होती थी, और इतने बड़े एरिया होने की वजह से इनके पास अच्छी खासी रेवेन्यू भी हुआ करती थी। तो इस वजह से कई बार ये होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर राजा वीक हुआ या कुछ हुआ तो गवर्नर्स क्या करते थे या फ्यूडल लॉर्ड्स क्या करते थे, चैलेंज कर देते थे। और हमने देखा भी है कि जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट वीक हुआ, वैसे उनके गवर्नर्स ने या फ्यूडल लॉर्ड्स ने क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। और कई बार तो ऐसा हुआ कि गवर्नर ने सेंट्रल पर ही अटैक करके खुद ही सुल्तान बन गया। चाहे मिर्जा को देख लीजिए, जो सैयद डायनेस्टी की शुरुआत हुई, या उससे पहले आप देखिए, चाहे दिल्ली सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन देखिए, बंगाल बना तो बंगाल के गवर्नर ने इंडिपेंडेंट किया, मारवाड़ के गवर्नर ने मारवाड़ बना दिया, मालवा गवर्नर ने मालवा बनवा लिया। इसी तरह से जब वीक हुआ तो उधर हक्का और बुक्का हरिहरा और बुक्का ने विजयनगर अंपायर बना लिया। बाकी नोबल्स ने मिलकर बहमनी किंगडम बना लिया। तो ये क्या था, तो अगर नोबल्स को हम इतना पावर ही ना दें कि नोबल्स इस लेवल पे पहुंच सके, उसके लिए क्या किया जाए, उनको बहुत छोटे लेवल पे ला दो, यानी उनकी पावर को कम करो। पावर को कम कैसे किया जाएगा, उनके रेवेन्यू को कम कर दो। अब रेवेन्यू कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके लैंड एरिया को, जहां असली रेवेन्यू का सोर्स क्या था, लैंड रेवेन्यू यानी कि खेती, उसी को छोटा कर दो। तो इसने 4-5 हिस्से न करके कितने सरकार बना दिए, 47 सरकार, यानी 47 सरकार और हर सरकार का एक हेड। तो इतने ढेर सारे जब हो जाएंगे, और ये डायरेक्ट किसके कंट्रोल में है, सरकार डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट करेगा सेंट्रल मिनिस्टर को। किसको करेगा, सेंट्रल मिनिस्टर को, यानी कि कौन है, दीवाने वजारत को करेगा, दीवाने आरिज को करेगा रिपोर्ट, दीवाने रसालत को रिपोर्ट करेगा, दीवाने इंसा को रिपोर्ट करेगा, यही करेगा ना। तो इससे क्या हुआ, अब इसके पास लैंड एरिया कम, देखिए छोटा सा लैंड एरिया, लैंड रेवेन्यू कम, आर्मी की साइज कम। तो ये कभी भी अपने दम पर क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को चैलेंज करने का सोच ही नहीं पाएगा। अगर मान लीजिए कितनों को मिलाएगा, तो 2 को मिला ले, 3 को मिला ले, 4 को मिला ले, लेकिन क्या ये चारों मिलकर इतने बड़े अंपायर को फिर भी नहीं टैकल कर पाएंगे, क्योंकि बाकी तो राजा के साथ हैं। और यहां तो 2 मिल गए, मान लीजिए P1 और P5 मिल गए, तो राजा की हालत खराब हो जाए। तो ये इसमें बड़ा अच्छा सिस्टम अपनाया कि डायरेक्ट प्रोविंसेस को इतना छोटा कर दिया, जिसको सरकार कहा जाने कि डिस्ट्रिक्ट के साइज का बना दिया। इसको किस तरह का बना दिया, डिस्ट्रिक्ट के साइज का बना दिया। आज के डेट में कंपेयर करें तो डिस्ट्रिक्ट के बराबर सरकार की हिस्सेदारी हो गई। थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, मान लीजिए 2 डिस्ट्रिक्ट मिलाकर एक सरकार हो गया आज के टाइम में अगर देखा जाए तो इससे क्या हो गया, इससे यूं हो गया कि ये कभी भी इतने पावरफुल हो ही नहीं पाएंगे सरकार के चीफ। और यही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब ये सरकार का जो हेड होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो किसको रिपोर्ट करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को रिपोर्ट करेगा या राजा को रिपोर्ट करेगा। तो इस तरह से इसने बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रोविंसेस को मेंटेन किया। तो अब एक एक करके लिखते हैं कि इसने प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कौन कौन सी यूनिट डाली और किस तरह से उसको
यूज किया गया। तो पहला इसने प्रोविंशियल गवर्नमेंट में पहला जो सबसे बड़ा यूनिट है वो है सरकार। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? सरकार। ठीक है, तो लिखिएगा ईच सरकार had two important officers, दो इम्पोर्टेंट ऑफिसर हर सरकार के पास हो, यानी हर सरकार के जो होता था उस सरकार में ये दो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स की नियुक्ति होती थी। कौन कौन थे? तो ए पहला है, उस लिखिए चीफ सिकदार। कौन है? चीफ सिकदार। और दूसरा इंपॉर्टेंट ऑफिसर है, उसको कहा जाएगा चीफ मुंसिफ। क्या कहा जाएगा? चीफ मुंसिफ। तो ये तो पोस्ट है, लेकिन ये काम क्या करेगा भाई? जो व्यक्ति चीफ सिकदार के रूप में बैठेगा उस पोस्ट पर, उसके अंडर कुछ ना कुछ तो काम होगा। या जो व्यक्ति चीफ मुंसिफ के रोल में बैठेगा उसको भी कुछ काम करना पड़ेगा। तो चीफ सिकदार जो था, ये तो हो गया क्या? तो इसको कहा गया सिकदारे सिकदाराम। और इसको कहा गया सिकदारे मुंसिफ। क्या कहा गया? सिकदारम, और ये हो गया सिकदारे मुंसिफ। और ये काम क्या करेगा? इसका वर्क क्या रहेगा? तो चीफ सिकदार का वर्क होगा लॉ एंड ऑर्डर। यानी सरकार, अगर मान लीजिए ये है S1, सरकार S1, मान लीजिए ये सरकार S1 है, इस सरकार S1 का चीफ सिकदार ए है। कौन है? ए। तो ए जो होगा, या एक नाम छोड़ दीजिए, सबसे सिंपल नाम ले लीजिए राम। सरकार S1 का चीफ सिकदार राम है। तो इस राम का काम क्या होगा? ये राम जिस पोस्ट पर रहेगा उसको कहा जाएगा चीफ सिकदार। और ये काम क्या करेगा? ये काम करेगा लॉ एंड ऑर्डर। यानी कि सरकार का ये क्या हो गया? एक तरह से देखा जाए तो एसपी हो गया, लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहा है। या लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्टर हो गया। और ये जो है सिकदारे मुंसिफ, ये सिकदारे मुंसिफ क्या काम करेगा? तो सिकदारे मुंसिफ करेगा, इसका काम है जज। क्या है ये? जज है, यानी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। आज के दिन देखा जाए तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। भाई स्टेट लेवल पे वही है ना, उसके बाद तो सीधा सुप्रीम कोर्ट है। तो जज, और जज कौन रहेगा? काजी वगैरह ही हुआ करेंगे। ठीक है, तो ये दो लोग मिलकर पूरे सरकार को मैनेज करते थे। ठीक है, एक सरकार में ये दो मेन ऑफिसर होते थे, चीफ सिकदार और चीफ मुंसिफ। चीफ सिकदार को सिकदारे सिकदारम भी कहा जाता था। ठीक है, लेकिन इनका काम क्या था? लॉ एंड ऑर्डर। और सिकदार और चीफ मुंसिफ का काम था जज वाला, यानी कि जजमेंट देने वाला। ठीक, यहां तक लिख लिया।
और हाँ, और एक एक काम और लिख लीजिए, ही वाज यानी कौन, चीफ सिकदार, ही वाज आल्सो, लिखिएगा, ही वाज आल्सो, ही वाज आल्सो द इंचार्ज, ही वाज आल्सो द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। तो रेवेन्यू कलेक्शन भी चीफ सिकदार ही करता था, बाकी तो मुंसिफ तो जजमेंट वगैरह के लिए इसका रोल था। यहां तक समझ में आ गई बात। अब सरकार को फिर और छोटे छोटे डिविजन्स में डिवाइड किया शेरशाह सूरी ने। अब इन सरकार को अभी डिवीजन कर दिया। जैसे अगर आपने देखा कि ये एक सरकार, जैसे ये एक सरकार है, तब इसके भी डिवीजन बना दिए इसने। क्या बना दिए, सरकार के भी डिवीजन। तो ये और छोटा हिस्सा बन गया, यानी एक सरकार के और छोटे छोटे हिस्से। तो सरकार के जो छोटे छोटे हिस्से थे उसको इसने कहा परगना। क्या नाम दिया, परगना। और परगना नाम आज भी हम लोग के यहाँ या आसपास अगर आप जाइएगा तो बहुत से सरकारी ऑफिस में जमीन वगैरह वाले हिस्से में या इन सब ऑफिसेज में परगना वर्ड यूज किया जाता है। तो इसने अब सरकार को, एक सरकार को फिर कई ढेर सारे 2, 3, 4 परगना में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, 2, 3, 4 परगना में डिवाइड कर दिया। तो अगर यहां तक नोट डाउन कर लिया तो इसको रब करें तो फिर परगना के बारे में पढ़ें। ठीक है, तो सरकार वाले में लिखिएगा या चलिए वहां लिखवा देंगे। तो इसको रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। ठीक, तो अब यहां पर क्या होगा, हमने क्या देख लिया, प्रोविंशियल लेवल। क्या देख रहे थे हम लोग, सेकंड देख रहे थे प्रोविंशियल लेवल। और प्रोविंशियल लेवल में हमने पार्ट ए देखा सरकार, और सरकार के 2 इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री, कौन से, चीफ सिकदार और चीफ मुंसिफ। अब देखिए बी, तो हम क्या है, अब जैसे मान लीजिए ये एक सरकार है S1, क्या है, एक सरकार है S1। अब इसने क्या किया, इस S1 को और छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, और छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर दिया। अब ये जो है ये बनेगा परगना। क्या बनेगा, परगना। तो पहले एम्पायर को डिवीजन हुआ किसमें, सरकार में, और फिर सरकार का डिवीजन हो गया परगना में। तो आज के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो क्या हुआ, कंट्री का डिवीजन स्टेट का डिवीजन डिस्ट्रिक्ट। तो उसी तरह से अंपायर का डिवीजन सरकार का डिवीजन परगना। तो यहां पर अब प्रोविंशियल में पहला सरकार सबसे हाईएस्ट, सेकेंड लेवल पे आएगा परगना। और ये परगना जो होगा ये सरकार वालों के अंडर में रहेंगे। ये किसके अंडर होंगे, सरकार के अंडर रहेंगे। तो यहां लिखिए ईच सरकार कंप्राइज्ड ऑफ ए नंबर ऑफ परगनाज। हर सरकार में कई ढेर सारे उसने परगना बना दिए। ठीक है, अब यहां पर क्या होंगे, ऑफिसर्स होंगे। अब यहां पर भी क्या होंगे, ऑफिसर्स होंगे। बिना ऑफिसर के तो नहीं चलेगा ना कोई भी एरिया। तो
तो अब इनके ऑफिसर्स नियुक्त किए जाएंगे। जैसे सरकार के ऑफिसर्स नियुक्त किए गए तो क्या हो गए, चीफ सरकार और चीफ मुंसिफ। तो अब परगना के ऑफिसर्स, तो लिखिएगा ईच परगना हैड ए सिकदार। ईच परगना हैड ए सिकदार। और पहला सिकदार, दूसरा क्या होगा, मुंसिफ, एंड तीसरा क्या होगा, ट्रेजरर। क्या होगा, ट्रेजरर। एंड टू क्लर्क्स, टू क्लर्क्स। जैसे मैंने थोड़ा सा स्पेस दिया वैसे आप भी स्पेस दे के लिखिएगा। क्यों, क्योंकि हर पोस्ट के बाद हम लिखेंगे कि वो काम क्या करेगा। ठीक है, टू क्लर्क्स, ये ट्रेजरर है, ये क्लर्क है। तो देखिए सिकदार जो है, अब वहां देखिए वहां जो था वो चीफ सिकदार था, सरकार का जो हेड था वो चीफ सिकदार था, और यहां पर क्या है, वनली सिकदार है। तो ये सिकदार क्या है, ये सिकदार है मिलिट्री ऑफिसर। क्या है, मिलिट्री ऑफिसर। यानी कि परगना में जो भी एक तरह से देखा जाए तो वहां परगना की पुलिसिंग कौन कर रहा है, तो सिकदार कर रहा है। परगना की पुलिसिंग कौन कर रहा है, सिकदार कर रहा है। कौन कर रहा है, सिकदार कर रहा है। ठीक, मुंसिफ, तो मुंसिफ, तो यहां पर मुंसिफ क्या है, इसी को कहा जाएगा आमीन। क्या कहा जाएगा, आमील। क्या है, आमील है। और ये जो ट्रेजरर है इसको कहा जाएगा फोटेदार। ठीक, क्या होंगे, फोटेदार। अच्छा, एक और चाहिए तो यहां लिख लीजिए चौथा। ये दो कलर तो मैं अभी लिखवा दूंगा, एक चौथा और लिख लीजिए। चौथा जो होगा वो होगा, रेड से लिख देता हूं, करकूंस। करकूंस जो होंगे ये होंगे अकाउंटेंट्स। यहां पर थोड़ा सा आप चाहो तो इसको रिवर्स कर दो। एक मिनट रुकिए, बता रहा हूं, एक मिनट रुकिए, बता रहा हूं। यहां पर आप लिखो ऐसे फोटेदार, और फोटेदार के नीचे लिखो आप अपने लैंग्वेज में ट्रेजरर। यानी कि अगर मैं यहाँ कहूँ, फिर से इसको लिखवा देता हूँ, चलिए। यानी कि ऐसे लिखिए, इसको चाहिए तो ऐसे लिखिए, ऑफिसर्स एट परगना लेवल। किसकी बात कर रहे हैं, परगना लेवल के ऑफिसर की। ठीक, तो देखिए सरकार लेवल के हमें सिर्फ दो ऑफिसर के बारे में पता है, कौन, चीफ सिकदार और चीफ मुंसिफ। उसके अलावा और किसी के बारे में हमें नहीं पता। चीफ सिकदार और चीफ मुंसिफ के अलावा हमें और किसी के बारे में नहीं पता। ठीक है, लेकिन अब जो हमें परगना के बारे में और भी ऑफिसर्स हैं, तो परगना के ऑफिसर कौन है, तो पहले नंबर पर ऑफिसर आएगा वो है सिकदार। कौन है, सिकदार। और ये सिकदार क्या काम करेगा, ये सिकदार है परगना लेवल पे जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको संभालेगा।
तो लॉ एंड ऑर्डर संभालने उस वक्त पुलिसिंग तो नहीं होती थी, क्या होती थी? मिलिट्री होती थी, यानी कि सेना होती थी। तो मिलिट्री ऑफिसर, किसी मिलिट्री ऑफिसर को सिकदार बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? किसी मिलिट्री ऑफिसर को सिकदार बनाया जाता था। ठीक। दूसरा ऑफिसर कौन है? वो है मुंसिफ। कौन है? मुंसिफ। मुंसिफ क्या काम कर रहा है? तो मुंसिफ काम कर रहा है आमील वाला। क्या काम कर रहा है? आमील। आमील का मतलब हुआ लैंड रेवेन्यू। क्या कर रहा है? लैंड रेवेन्यू। ठीक है। कहीं कई जगह आपको सिर्फ और सिर्फ आमील लिखा मिलेगा, कहीं पर आपको मुंसिफ लिखा मिलेगा। तो मुंसिफ और आमील में कंफ्यूजन नहीं होना है। मुंसिफ और आमील दोनों क्या हैं? परगना ऑफिसर के ऑफिसर है, परगना लेवल के। दोनों एक ही चीज है। मुंसिफ भी आमील है और आमील ही मुंसिफ है। दोनों एक ही चीज है, बस अलग अलग जगहों पे हमें नाम डिफरेंट मिल जाएंगे। तो उससे लिए परेशान नहीं होना है। और ये काम क्या करेंगे? लैंड रेवेन्यू, यानी कि कहाँ से कितना टैक्स आना है, कितना कहाँ जाना है, क्या सारा रिकॉर्ड ये मेंटेन करेंगे। तीसरा ऑफिसर जो है वो है फोटेदार। कौन है? फोटेदार। तीसरा ऑफिसर है फोटेदार। फोटेदार क्या काम करेगा? ही इज द ट्रेजरर। ही इज द ट्रेजरर। तो ट्रेजरर का मतलब किसको कितनी सैलरी देनी है, किसको कितना वेतन देना है, सब कुछ कौन मेंटेन कर रहा है? कहाँ से कितना खर्चा आना है राजस्व का, वो सब कौन मेंटेन कर रहा है? फोटेदार मेंटेन करेगा। ठीक। चौथा ऑफिसर जो है वो है करकून्स। क्या है? चौथा ऑफिसर है वो है करकून। और करकून क्या करेंगे? करकून का जो काम है वो है अकाउंटेंट का। अकाउंटेंट यानी सारा हिसाब किताब, जोड़ घटाना। ठीक है। वो कौन देखेगा? वो करकून्स देखेंगे। तो इतने छोटे लेवल तक जाकर इसने अपने लैंड रेवेन्यू और अपनी ट्रेजरी को मेंटेन किया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। समझिए कितने छोटे लेवल पे जाके, तो कितने ढेर सारे करकून्स होंगे, कितने ढेर सारे फोटेदार होंगे, जितने परगना। अब 47 तो सरकार, हर सरकार के 3 4 5 परगना होंगे। और हर परगना में एक एक, तो सोचिए एक सरकार में 4 करकून या 5 करकून इंटू 47। तो बहुत माइन्यूट लेवल पे आपने क्या किया? लैंड रेवेन्यू को मैनेज कर लिया। ठीक है। साथ में एंड पांचवें क्या है? टू, दो क्लर्क। दो क्लर्क, CLERC, टू, CLERKS, क्लर्क्स। टू क्लर्क्स। और ये क्लर्क क्या काम करेगा? तो क्लर्क जो होंगे, लिखिए, 1 to maintain records in Hindi and other in Persian। तो सारे रिकॉर्डों का काम मेंटेन। अब भाई जो करकून है या जो फोटेदार है, तो हर किसी के अंडर में क्लर्क दे दिया। और क्लर्क का काम क्या कह दिया? कि तुम लोग सारे रिकॉर्ड लिखोगे। और लिखोगे कैसे? तो एक हिंदी में मेंटेन करेगा और दूसरा क्लर्क किस में मेंटेन करेगा? इसमें क्या कहते हैं? पर्सियन में। तो दोनों लैंग्वेज में क्या हो रहा है? सारे रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं।
इस तरह से इसने बहुत छोटे लेवल पे जाके क्या किया, सब कुछ मैनेज किया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो अब हुआ क्या था कि देखिए, कोड लैंग्वेज पर्शियन थी, शेर शाह सूरी अफगान थे, तो अफगानों की कोड लैंग्वेज क्या थी, पर्शियन। लेकिन बहुत से जो कॉमन पीपल थे वो तो हिंदी समझते थे, यहाँ के इंडिया की लोकल लैंग्वेज, तो इसीलिए इसने दोनों लैंग्वेज में रिकॉर्ड मेंटेन करवाए। बहुत समझदार व्यक्ति था ये। ठीक है, ट्रेजरर क्या कर रहा है, ट्रेजरर यानी फोटेदार क्या कर रहा है, सारा कलेक्शन कर रहा है, सब डिपॉजिट कर रहा है और अकाउंट मेंटेन कर रहा है कि परगना का कितना एक्सपेंडिचर हुआ, क्या हुआ, परगना वगैरह में कितने एक्सपेंडिचर हुए। और यही जो अकाउंटेंट्स हैं ना, ये करकून्स, कहीं पर आपको मिलेगा कि इन्हीं करकून्स को ही कहा गया है क्लर्क। कई जगह आपको लिखा हुआ मिल जाएगा करकून्स वेयर द टू क्लर्क्स। ठीक है, पर इसमें थोड़ा सा चीजें कंफ्यूज कर जाती है। कुछ लोग कहते नहीं, करकून्स अलग थे और करकून्स के अंडर में क्लर्क्स हुआ करते थे, या हर ऑफिसर के अंडर में 2 क्लर्क होते थे, एक हिंदी में रिकॉर्ड मेंटेन करता था और एक पर्शियन में रिकॉर्ड मेंटेन। भाई जैसे सिकदार है, तो सिकदार को भी अपने कुछ रिकॉर्ड्स रखने हैं, मुंसिफ है, लैंड रेवेन्यू, इसको भी अपने क्या करने हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। तो सारा रिकॉर्ड एक ही व्यक्ति तो नहीं करेगा ना, यही जाएगा, कलेक्शन भी करवाएगा, फिर ये लिखेगा। तो जितने हर ऑफिसर के अंडर में क्या होते थे, क्लर्क दिए जाते थे, और वो क्लर्क क्या करते थे, रिकॉर्ड्स दोनों लैंग्वेज में मेंटेन। तो हर एक ऑफिसर के अंडर में क्या हो गए, 2 क्लर्क हो गए। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और लिखिए यहां पर, अगर आपको जगह है तो लिख लीजिए कि शेर शाह, लिख लीजिए नीचे, शेर शाह यूज्ड टू, शेर शाह यूज्ड टू ट्रांसफर, शेर शाह यूज्ड टू ट्रांसफर सिकदार एंड मुंसिफ, सिकदार एंड मुंसिफ्स एवरी 2 years। शेर शाह यूज टू ट्रांसफर सिकदार्स एंड मुंसिफ्स एवरी 2 year, यानी हर 2 साल पे क्या करता था, सारे मुंसिफ और सिकदार्स को ट्रांसफर कर देता था एक जगह से दूसरे जगह, इंटरचेंज नहीं करता था, किसी को कहीं मतलब अपना भेज देता था। ऐसा क्यों करता था, तो इससे 2 फायदे होते थे। क्या, पहला कि सिकदार वहां पर लंबे समय तक अगर रहेगा तो हो सकता है कि अपनी जड़ बना ले, जड़ बनाए तो अपने लोगों को फेवर करे, अपने मनमाफिक काम कराए, लोगों को अपने सपोर्ट में ले ले, ये हो सकता था। तो ट्रांसफर हो जाएगा तो 2 साल बाद नया व्यक्ति आएगा, 2 साल में वो कितना अपने आप को वहां स्ट्रांग कर पाएगा। दूसरा, अगर वहां रेगुलर ट्रांसफर हो रहा है हर 2 साल पे, तो जो नया व्यक्ति आ रहा है तो वो पुराने रिकॉर्ड्स मिलाएगा। जब पुराने रिकॉर्ड्स मिलाएगा तो अगर इसने कोई भी गड़बड़ी की होगी पहले वाले ने, तो उसके क्या हो जाएंगे सारे, अगर उसने करप्शन किया हो या कुछ भी किया हो तो वो सब क्या हो जाएगा, पकड़ में आ जाएगा। तो इससे क्या होता था, हर 2 साल के ट्रांसफर करने पर कोई सिकदार एक जगह अपने आप को परमानेंटली स्टैब्लिश नहीं कर पाता था, जिससे कि उसका वर्चस्व नहीं हो पाए और वो लोगों को इन्फ्लुएंस ना कर पाए और अपना मनमाफिक काम न कर पाए। और दूसरा, रेगुलर ट्रांसफर होने का फायदा क्या, कि जो नया वाला आएगा, न्यू सिकदार, वो क्या करेगा, वो पुराने वाले का सारा रिकॉर्ड चेक करेगा। भाई मैच कराएगा ना कि हाँ इस साल का सब मैच है, पिछले साल का मैच है, क्यों, क्योंकि अगर कहीं कोई दिक्कत आई तो नए वाले के ऊपर आ जाएगी गड़बड़ी, तो वो पिछले 2 साल का रिकॉर्ड मैच करेगा। जब रिकॉर्ड मैच करेगा तो अगर करप्शन होगा
तो पकड़ में आ जाएगा। करप्शन नहीं हुआ होगा तो इससे क्या होता था, करप्शन में से भी निजात मिल जाता था और कोई सिकदार अपने आप को परमानेंट करके कभी अथॉरिटी को कैप्चर भी नहीं कर पाता था। तो इस तरह से इसने अपने परगना लेवल के ऑफिसर्स को मैनेज किया। यहां तक कहानी समझ में आई? ठीक है, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं कि अब इसने और क्या एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार किए। चलिए, तो ये रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट लेवल पे